हेलो दोस्तों, मैं पूजा बूस्टर सोशियोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में एससी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो एससी और एसटी चल रहा है। तो एससी में हमने पूरा डिटेल जान लिया था कि क्या प्रावधान है, किन किन विद्वानों ने उनके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और ये प्रावधान क्यों लेके आए गए हैं। अनुच्छेदों को भी हम लोगों ने देख लिया था। इसके अलावा जो भी संशोधन हुए हैं उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो ये सारा जो है एससी का कंप्लीट हो गया है। कुल 3 लेक्चर में वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिए पहले और फिर इस लेक्चर को देखिएगा। तो फिर हम जो है आज चर्चा करेंगे एसटी पे कि शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब तक क्या करे थे, शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करे थे, यानी कि अनुसूचित जाति के बारे में। अब क्या करेंगे, अनुसूचित जनजाति की चर्चा करेंगे। तो जो हम अनुसूचित जनजाति की चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उनकी क्या क्या समस्याएं थीं, जिनकी वजह से अनुच्छेद में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया था। और आगे भी जो नए प्रावधान लाए गए थे वो उन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए थे। लेकिन अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनकी समस्या उनसे अलग है। जैसे कि उनकी समस्या सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक सब थी। इनके यहाँ जो है ना पिछड़ापन की बात हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये समाज से कटे हुए हैं। जो एससी वर्ग है तो वो रहता तो समाज में ही था, लेकिन फिर भी वो समाज से कटा हुआ था, उसको कोई अधिकार नहीं था। और ये है कि ये लोग खुद समाज से कटे हुए हैं, ट्राइब लोग, और इनको मुख्य धारा में लाना है, जबकि ये अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, खुशी खुशी शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन चूंकि भारत के नागरिक हैं और ये भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये भी समाज की मुख्य धारा में आए। चूँकि ये इन्हें पसंद नहीं है कि ये समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, कुछ कुछ प्रयास करते हैं और शामिल भी धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो कि किसी भी बाहरी लोगों को अपने यहाँ प्रवेश भी नहीं करने देती हैं। अभी 1.5-2 साल पहले की घटना है। एक विदेशी व्यक्ति जो है अंडमान निकोबार गया था घूमने टहलने, और वहाँ पे जो वहाँ के जनजातियाँ हैं, शायद जारवा या उन जनजाति जो है उनकी मतलब हत्या कर दिए थे, क्योंकि वो बाहरी का प्रवेश मतलब बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनकी स्थितियां दूसरी हैं। इनके लिए सुविधाएं तो की जा रही हैं, लेकिन इन पे कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। धीरे धीरे इनकी इच्छा से चीज़ों को उनको मतलब दिया जा रहा है, वो जिस सुविधा को एक्सेप्ट करना चाहें। लेकिन चूंकि प्रावधान भी तो होने चाहिए ना, कि इस चीज़ के तहत इनको ये अधिकार दिया गया है। जब वो अधिकार लेने के लिए तैयार होंगे तब दिया जाएगा। मतलब भारत सरकार की जो पॉलिसी है उन पे कोई दबाव नहीं डालती है, बल्कि उन्हें सुविधाएं देने के लिए तैयार है। जैसे जैसे वो समाज में घुलने मिलने के लिए तैयार होते हैं, वैसे वैसे उनको सुविधाएं दी जाती हैं। वर्तमान में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो कि मुख्य धारा में लगभग शामिल हो चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जो है जनजातियां अभी भी बाकी हैं जो धीरे धीरे समय के साथ मुख्य धारा में शामिल हो भी जाएंगी। तो हम जो अभी बात करेंगे, तो हम ये बात कर लें कि हम इन्हें जो है किन किन नामों से जानते हैं। और जैसे कि हम वहाँ तो देख लेते हैं कि वर्णों में जो है कार्यों का जो विभाजन हुआ था, और कुछ जो ऐसे कामों का विभाजन था जो इनको कि अपवित्र माना गया था, उस कार्य को करने वाले को भी अपवित्र मान लिया गया। तो इस तरीके से वो वर्ग पैदा हुआ था। लेकिन जनजाति कहाँ से आए, ये किस वर्ण में बिलोंग करते हैं, ये किस जाति में आते हैं, इनका जैसे वो तो समाज से छांट दिया गया क्योंकि वो अपवित्र कार्य कर रहे थे। इनको कैसे छांटा गया, ये कैसे दलित हो गए, मतलब ये कैसे पिछड़े हो गए। तो यही तो रीजन है कि दोनों बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये कभी दलित रहे ही नहीं है। ये हमेशा से स्वतंत्र रहे हैं। ये समाज में नहीं रहे, ये वनों में, जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, इन सब जगहों पे रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं। जहाँ पे बहुत ही घना जंगल होता है, जहाँ पे बहुत ही फल फूल होते हैं, तो उन जगहों पे रहते हैं।
और वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। और ये झूम खेती भी करते हैं, जैसे कि खेती किए और उसके बाद से जब 2-3 साल 4 साल खेती करने के बाद जब लगा कि नहीं अब ज़मीन उतनी फर्टाइल नहीं रह गई है, तो वहाँ ये लोग आग लगा देते हैं और फिर आगे चले जाते हैं और फिर दूसरी जगह कटाई वटाई करेंगे और उसके बाद से फिर से फसल उगाते हैं। तो इसीलिए इनकी खेती को हम झूम खेती कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग है उनसे। ठीक, तो इनके लिए शब्दों का प्रयोग भी अलग होगा। उनके लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया था, तो इनके लिए शब्दों का प्रयोग तो होगा लेकिन बिल्कुल उनसे अलग होगा, क्योंकि परिस्थितियां अलग हैं। उनकी विशेषताएं दूसरी थी, इनकी भी विशेषताएं रहेंगी, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बिल्कुल अलग रहेंगे। तो हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें ठक्कर बापा की। तो ठक्कर बापा को ना आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है आदिवासियों के लिए बहुत सारा कार्य किया था। ठीक, तो आदिवासियों का मसीहा पूछता है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा कि आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बापा को कहते हैं। ये उपाधि इनको किसने दी थी? तो ये उपाधि जयपाल सिंह दिए थे, जो कि संविधान सभा जो थी हम लोग की, उसके वो सदस्य थे। उन्होंने ही इनको ये उपाधि दी थी, जयपाल सिंह ने। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे जो पूछा जाता है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? ठक्कर बापा को। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनजातियों को आदिवासी किसने कहा? ठक्कर बापा ने। जनजातियों को आदिवासी किसने कहा? ठक्कर बापा ने। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? ठक्कर बापा को। ये इनको आदिवासी क्यों कहते हैं? देखिए, आदिवासी जो है ना, दो शब्दों से मिलके बना है, एक आदि और एक वासी। आदि का मतलब होता है पुराना, ये तो आप लोग को पता होगा ही। जो आदिकाल से चला आ रहा हो, जो बहुत पहले से चला आ रहा हो, उसी को तो हम आदि कहते हैं ना, जो पुराना हो। तो यानी कि जो आदिकाल से यहाँ पे वास कर रहे हैं, उन्हीं को हम आदिवासी कहते हैं। तो इससे ये बात तो समझ में आ रही है कि ये लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक, आदिवासी किसे कहते हैं? जो कि बहुत लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हों। ठीक, आदिवासी यही मीनिंग निकलता है और इसी मीनिंग के लिए ही इन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था कि वो वासी, इंडिया के वो वासी जो कि बहुत समय से यहाँ पे रह रहे हैं, शुरुआत से ही रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं वनवासी की। वेरियर एल्विन जो है वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। वनवासी में भी आप लोग को इसकी मीनिंग समझ में आ रही होगी। देखिए, ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, वन और वासी, यानी कि वन में वास करने वाले लोग ही जो है क्या हैं? जनजाति हैं। ट्राइबल कौन है? जो कि बहुत समय से या तो रह रहे हैं या वन में रह रहे हैं। वन में रहने वाले लोगों को जो है क्या बोले हैं? वेरियर एल्विन। तो उन्हीं को शेड्यूल कास्ट बोले हैं। मतलब जो अगर बात ट्राइब की जा रही है तो उनके लिए वेरियर एल्विन ने किन शब्द का प्रयोग किया? तो वनवासी का किया, क्योंकि ये लोग वनों में ही वास करते हैं। ठीक, देखिए, वेरियर एल्विन की जब चर्चा हो रही है तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि वेरियर एल्विन जो है आदिवासियों के लिए नेशनल पार्क की चर्चा करते हैं। नेशनल पार्क, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, मैं एक एक शब्द जो भी बोल रही हूँ ना, वो सब क्वेश्चन ही है आज। तो अब तक आप लोग को 3-4 क्वेश्चन हो चुके। अब वेरियर एल्विन जो है बात क्या करे हैं इन लोग के लिए? नेशनल पार्क की। ये कहते हैं कि आदिवासियों के लिए नेशनल पार्क जैसी सुविधा होनी चाहिए, यानी कि इनको सुरक्षित रखा जाए, इनको जबरदस्ती मुख्य धारा में ना लाया जाए। जब इनकी इच्छा हो तब ये आए। बाकी इनकी संस्कृति को, इनकी जो भाषा है, इनका जो रहन सहन है, उन सब को जो है सुरक्षित रखा जाए, बल्कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, ये कौन कहता है? वेरियर एल्विन कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि नेशनल पार्क की अवधारणा किसने दी? वेरियर एल्विन के लिए। नेशनल पार्क की अवधारणा किससे संबंधित है?
तो शेड्यूल ट्राइब से यानी कि जनजाति से। अब देखिए बात करेंगे हम लोग हट्टन की, आदिम जाति। यहाँ पे भी बात वही है, वो जाति जो आदिकाल से ही यहाँ पे रह रही है, जो बहुत पुरानी जाति, बहुत आदिम का मतलब बहुत पुराना, आदिम काल कहते हैं ना, यानी बहुत पुराने काल की बात है। तो जो आदिम समय से ही, बहुत पहले समय से ही जो जाति रह रही है उसी को हम जनजाति कहते हैं, यानी कि जनजाति को हम आदिम जाति भी कहते हैं। कौन कहता है आदिम जाति शब्द? हट्टन। ठीक है, देखिए इन्होंने एक शब्द और प्रयोग किया है, बहिष्कृत। हट्टन जो है बहिष्कृत जाति शब्द का भी प्रयोग किए हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग हट्टन ने किया है। क्यों बहिष्कृत किया है, इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। देखिए बहिष्कृत भी तो दो शब्दों से मिलकर बना है। जिस तरीके से यहाँ पे हम शब्दों को तोड़ रहे हैं तो हमें मीनिंग समझ में आ जा रही है और याद करना आसान हो रहा है, वैसे ही बहिष्कृत यानी कि नहीं, सॉरी, ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, माफ करिएगा। हाँ, तो बस आप लोग इसे रिमाइंडर हो जाएगा आप लोग के लिए। बहिष्कृत जाति शब्द का हट्टन ने ही किसके लिए प्रयोग किया था? एससी कास्ट के लिए किया था। ठीक है, एससी कास्ट के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक, यहाँ पे आप लोग ये याद कर लें। अब हम बात करते हैं घुरिये ने क्या कहा। तो घुरिये ने इनको जो है ना पिछड़े हिंदू कहा है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग एसटी के लिए किसने किया है? तो घुरिये किए हैं। क्यों? तो ये कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो ट्राइब, जो मतलब शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, वो कहीं और से नहीं आए हैं, वो तो है इंडिया के ही, आदिम काल से यहीं के हैं। तो ये पिछड़े हिंदू हैं तो हिंदू पिछड़ गए हैं, मुख्य धारा में नहीं रह गए, ये काफी पीछे रह गए, बस अंतर इतना ही है, बाकी ये भी हिंदू ही हैं। किसने कहा है? घुरिये कहा है। घुरिये यहाँ पे हैं तो आप लोग को ये भी याद आ रहा होगा कि घुरिये ही जो है हमारे यहाँ समाजशास्त्र के जनक रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलपी विद्यार्थी। तो एलपी विद्यार्थी जो है ना गिरिजन शब्द का प्रयोग करें, गिरिजन और गिरिधन। गिरि मतलब पर्वत, तो यानी कि वो लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, तो उसी जन को जो है हम जनजाति कहते हैं। तो विद्यार्थी ने क्या बोला है? इनको गिरिजन या गिरिधन शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि पर्वत वाला शब्द जब मिल जाए आप लोग को, अब चाहे वो गिरिधन रहे चाहे गिरिजन रहे, आप समझ जाएंगे कि ये किसी विद्यार्थी ने ऐसा बोला है। ठीक, अंग्रेजों ने क्या शब्द किया? तो अंग्रेजों ने दलित वर्ग। किसका? दलित वर्ग। इन्होंने दलित क्यों बोला? दलित का मतलब होता है डिप्रेस्ड, यानी कि ये भी एससी का ही है। ठीक है, दलित वर्ग भी एससी का ही है, क्योंकि कभी भी एसटी जो है डिप्रेस्ड नहीं हो सकते हैं। जो डिप्रेस्ड कौन होगा? जो समाज में रह रहा होगा, उसी को तो हम दबा सकते हैं, उसी को तो हम जो है डिप्राइव कर सकते हैं, कि उसी के अधिकारों को हम छीन सकते हैं। लेकिन जो समाज में रह ही नहीं रहा है, हमसे काफ़ी अलग दूर किसी जंगल में रह रहा है, तो आप उसके अधिकारों को क्या छीनेंगे और उनको क्या मतलब बधुआ मजदूर आप कहाँ उन्हें बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनजाति से रिलेटेड। तो दो चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखिए अलग मिली है। एक हम बात करते हैं कि हट्टन जो है बहिष्कृत जाति का प्रयोग करे हैं, और ये भी जो है एससी से ही रिलेटेड है कि अंग्रेजों ने एससी के लिए दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, चलिए हो गया ये। अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाता है। इनकी विशेषता से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन सी जो है जनजाति की विशेषता है, या फिर इनमें से कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं है। तो आप लोग को जब विशेषता पता रहेगा तो फिर वो नहीं पूछे या है पूछे आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग जो है चर्चा करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो देखिए विशेषता में क्या क्या आता है।
ये है विशेषता, हम लोग यहाँ पे विशेषता की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि जनजातियों का एक निश्चित क्षेत्र होता है, ये एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि जनजाति जो है पूरे इंडिया में बिखरे हुए हैं, एक जनजाति एक जगह पे रहती है। अब इक्का दुक्का लोग कहीं और पाए गए ये अलग बात है, लेकिन मेनली जो इनका जो क्षेत्र होता है वो एक निश्चित होता है और उसी जगह पे पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हजारीबाग के क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ होती है, उड़ीसा में कौन कौन सी जनजातियाँ होती हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी होती हैं, तो इनका क्षेत्र निश्चित होता है। यही उस राज्य के किसी जो है विशेष इलाके में जो कि काफ़ी घना हो और अविकसित हो, मतलब जंगलों से घना हो और अविकसित हो, वहाँ पे वैज्ञानिक सुविधाएं बिल्कुल ही नाम मात्र की पहुँची हो, ना ही पहुँची हो, तो ऐसे ही क्षेत्र में जनजातियाँ रहती हैं। तो इनका जो है एक निश्चित क्षेत्र होता है। ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको निश्चित क्षेत्र का मतलब तो पूछने वाला नहीं है, वो आपको तो बस पता होना चाहिए ना निश्चित क्षेत्र। तो निश्चित क्षेत्र क्यों इसकी विशेषता है? तो निश्चित क्षेत्र इसलिए विशेषता है क्योंकि ये किसी राज्य के किसी विशेष स्थान पे पाए जाते हैं, तो क्षेत्र तो निश्चित ही हो गया ना। लेकिन हम जब बात करे थे शेड्यूल कास्ट की, तो वहाँ पे तो निश्चित क्षेत्र की कोई चर्चा नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो इसी समाज में रह रहे थे, सिर्फ उनके पास अधिकार नहीं थे, बाकी थे तो यहीं पे, सेवा तो इन्हीं लोगों को, इन्हीं समाज का कर रहे थे जिस समाज में वो रह रहे थे। तो वो तो समाज के अंदर ही थे, बस बहिष्कृत थे क्योंकि उन्हें मनुष्य का दर्जा ही नहीं मिला था, मानव वाले एक भी व्यवहार ही उनके साथ नहीं होते थे। तो उनके निश्चित क्षेत्र की हम बात नहीं करें, लेकिन यहाँ पे करेंगे क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि ये वन में रहते हैं, तो ये आदिम हैं, तो ये पर्वत में रहते हैं, ये सब सारी चीज़ें की मतलब कि इनका एक निश्चित क्षेत्र है। अब हम बात करें सामान्य भाषा। तो देखिए, भाषा की बात करें तो भारत में विभिन्न भाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खैर बोली है, इसका मतलब बोली ही समझिएगा। बोलियाँ हैं जो कि कुछ दूरी पे बदलती रहती हैं, जैसे ही डिस्टेंस आप एक लॉन्ग डिस्टेंस तय करते हैं तो फिर वहाँ पे भी फिर से बोली चेंज हो जाती है। तो जब ये लोग एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं और इनका समाज से, अन्य समाज से बिल्कुल ही कटा हुआ है, किसी से कोई संपर्क नहीं है, तो इनकी भाषा तो सामान्य ही होगी, सब लोग एक ही भाषा तो बोलेंगे। संपर्क नहीं है तो जो भाषा बोलते हैं वही सब बोलेंगे, यानी कि सबके लिए सामान्य भाषा है, एक ही भाषा है, अलग अलग भाषा नहीं है। तो इनकी क्या विशेषता होती है कि सामान्य भाषा। देखिए, दो विशेषता आप लोग जान गए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। निश्चित क्षेत्र, सामान्य भाषा। अब हम बात करें सामान्य संस्कृति, तो इनकी संस्कृति भी समान होती है। संस्कृति में परिवर्तन कब आता है? जब व्यक्ति का किसी दूसरे समाज से, दूसरी संस्कृति से संपर्क होता है, तब तो संस्कृतियों में परिवर्तन आता है। और लोगों को जो है एक ही क्षेत्र में लोगों की संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, क्योंकि सब अलग अलग क्षेत्र से आए रहते हैं और साथ में रहते हैं, तो संस्कृतियाँ अलग रहती हैं। लेकिन जब हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, हम किसी से मिल ही नहीं रहे हैं, तो हमारी संस्कृति तो सामान्य ही होगी, सबकी एक ही जैसी तो होगी। तो सामान्य संस्कृति। विशिष्ट नाम, प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है। ऐसा नहीं है कि जो है किसी जनजाति का नाम नहीं है, सिर्फ वो जनजाति कहला रही है, नहीं, जनजाति का नाम होता है। जैसे कि नायर है, टोडा है, कोटा है, गोंड है, ये सब जनजातियों का नाम है और प्रत्येक जनजाति का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, ठीक। अब हम बात करें अंतर्विवाही। देखिए, अंतर्विवाही हम लोग क्या है, बहिर्विवाही है, यानी कि जाति में अपने तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी होती है कि जैसे गोत्र में नहीं करेंगे, प्रवर में नहीं करेंगे, पिंड में नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इनका चूँकि समूह एक छोटा सा होता है और यही मतलब एक ही दो लोगों का पूरा परिवार बढ़ के और एक एरिया में रह रहा है, तो शादी ये लोग आपस में ही तो करेंगे, तो वो शादी अंतर्विवाही तो कहलाएगी ना, ठीक है। यानी कि जो है ये ऐसे मान लीजिए कि ये इतने भागों में बट गए और उसके बाद से ये ए हो गया, क्योंकि जब भी जनसंख्या कहीं पे भी बढ़ेगी तो चीज़ों को डिवाइड तो किया ही जाएगा, चाहे वो राजनीतिक
दृष्टिकोण से किया जाए और चाहे जैसे भी किया जाए। तो इनके में होता क्या है ना, टैबू दुर्खिम ने काहे का दिया था, इनके मतलब एक पवित्र जो है सिंबल होता है, उस पवित्र सिंबल से ये लोग अपने को डिनोट करते हैं कि हम इस सिंबल से, मान लीजिए कि इनका बरगद का पेड़ है, ठीक है, तो ये बरगद के पेड़ वाले हैं और ये जो है ना पीपल वाले हैं, इनका जो है पीपल है पवित्र जो चीज है, और ये जो है क्या है, पीपल वाले ये हैं और फिर ये बरगद वाले हैं। अब ये उल्लू गाय भैंस कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो है ना बरगद वाला शादी करेगा पीपल में और पीपल वाला शादी करेगा बरगद में, ऐसे होता है। मतलब शादी जो है अपने में नहीं होता है, मतलब होता तो अपने में ही है, उसी जैसे जिस, हमें वो शब्द ही नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जिसको ये पवित्र मानते हैं जिस चीज़ को, वो वस्तु भी हो सकता है और वो कोई जीव भी हो सकता है, वो निर्जीव भी हो सकता है, तो उसी ग्रुप में ये लोग शादी करते हैं, ठीक है। ये अंतर्विवाही है, यानी कि सेम अपने में ही नहीं करते हैं, ठीक। बाकी देखिए, अगर ये हम लोग का बात करें कि जाति की बात करें, गोत्र की बात करें, प्रवर की बात करें, तो यहाँ पे इस तरीके का कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक। ये विभाजित किए रहते हैं अपने प्रशासनिक क्षेत्र के अलावा जिनके दृष्टिकोण से। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे एक परिवार है जो जहाँ की जनसंख्या 10 है, तो 2, 4, 6 पीढ़ी के बाद वहाँ की जनसंख्या बढ़ के 250-300 हो जाएगी। तो उतने लोगों में प्रशासन का कार्य अगर अच्छे से ना चल पाए तो फिर जो है चीज़ों का विभाजन तो किया जाएगा ना, कि अब जो है अगर मान लीजिए कि 300 लोग हो गए हैं, अब इन 300 लोगों का क्या किया जाएगा कि 50-50 में विभाजित कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको विभाजित कर दिया जाए। और उसके बाद से फिर वहाँ की राजनीतिक मतलब कोई एक हेड होगा और उस चीज़ों को देखेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखित नियम कानून तो होते नहीं हैं, जो भी होता है औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। तो जब प्रत्यक्ष नियंत्रण है तो इतने सारे लोगों पे नियंत्रण प्रत्यक्ष कैसे हो पाएगा, तो इसलिए ये लोग जो है ग्रुप में खुद को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। अब हम बात करें सामान्य निषेध की, तो सामान्य निषेध में जो है यह है कि टैबू हर तरीके का होता है, और जिस जनजाति में जो टैबू होता है उसे सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि टोडा जनजाति में है कि जो महिलाएं हैं वो भैंस को भी नहीं छू सकती हैं और हल को भी नहीं छू सकती हैं, तो ये वहाँ का टैबू है। अब टोडा की सारे जितनी भी टोडा है सब महिलाओं को ये जो है अनुसरण करना पड़ेगा, इसका पालन करना पड़ेगा। और जैसे कि शायद उरांव जनजाति में है कि वो लोग महिलाएं जो है अपने छप्पर को नहीं छू सकती हैं, छत को नहीं छू सकती हैं। तो इस तरीके के कुछ टैबू होते हैं जिसका पालन सबको करना पड़ता है, ठीक। अब देखते हैं इनके राजनीतिक संगठन को। तो इनका जो राजनीतिक संगठन होता है वो नातेदारी बेस्ड होता है, ठीक है। बुजुर्गों की एक समिति होती है और वही जो है वहाँ के प्रशासन को देखते हैं, वही वहाँ के चीज़ों को, जैसे कि पंचायत नहीं होती है, जाति पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत हो गई। वर्तमान की बात ना करें तो इसके पहले सब कुछ अनौपचारिक था, तो जाति पंचायत तो खैर आज भी अनौपचारिक ही है, वो तो खुद का बनाया हुआ रहता है। तो उसी तरीके से इनमें भी जो हेड होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वही वहाँ की राजनीतिक स्थितियों को संभालते हैं, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता है। राजनीतिक संगठन में पूछता क्या है, जैसे कि इनकी राजनीतिक संगठन बुजुर्गों से, इनके राजनीतिक संगठन का निर्धारण होता है तो नातेदारी व्यवस्था से, ठीक है। ऑप्शन में ये रहता है और यही जो है सही आंसर है, नातेदारी व्यवस्था से। क्योंकि मान लीजिए कि 300 लोग हैं और 300 लोगों को 2 भागों में बांट दिया गया, 150 150। इस 150 में 5 जो है बुजुर्गों को छांट लिया गया और वो यहाँ का प्रशासन देखेंगे और यहाँ का प्रशासन ये देखेंगे। तो ये बताइए, ये परिवार तो एक ही था,
जब ये बढ़ गया तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो जब दो भागों में डिवाइड कर दिया गया तो ये जो 5 रहेंगे, ये रहेंगे तो इन्हीं के रिश्तेदार, कहीं बाहर से तो आए नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 10 पीढ़ी पुराने रहेंगे, 10 पीढ़ी तो कोई जिंदा रहेगा नहीं, वो रहेगा 1 2 3 इतनी ही पीढ़ी तक का तो कोई व्यक्ति जीवित रहेगा। तो वो है तो किसी का नातेदार ही, वहाँ पे जो लोग हैं वो किसी का बाबा, किसी का चाचा, किसी का नाना, किसी का कुछ लगता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रशासन देख रहे हैं, जो यहाँ की राजनीति देख रहे हैं, ये कौन हुए? नातेदार ही तो हुए। और ये जो है चूंकि बुजुर्ग होते हैं तो इसलिए इन्हें बुजुर्गों की समिति भी कहते हैं। तो अगर बुजुर्गों आए कि इनकी जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है, तो नातेदारी व्यवस्था होती है, तब भी आप टिक लगाएंगे यही सही है। और बुजुर्गों की समिति से होती है तब भी आप यही लगा देंगे। ठीक है, तो विशेषता भी हम लोग समझ गए। अब हम बात करेंगे युवा गृह की। देखिए, जो ट्राइब्स हैं तो उनके यहाँ युवा गृह पाया जाता है। युवा गृह का मतलब कि वहाँ पे कहिए ओपन माइंडेड लोग हैं, जैसे कि अमेरिका में है, लेकिन है क्या, ऐसी व्यवस्था तो कहीं पे भी दी नहीं जाती है। लेकिन जनजातियों में ऐसी व्यवस्था दी जाती है कि अगर लड़के लड़कियां बड़े हो गए हैं और जो है उनकी शादी करनी है, तो वहाँ पे एक युवा गृह है जहाँ पे वो लोग जाके रहते हैं। और अगर वो लोग कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, उन्हें लग रहा है कि हाँ हम एक दूसरे को जीवन साथी बना सकते हैं और आगे भी हमारी जो है मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी, तो फिर वो शादी कर सकते हैं, कर लेते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये लड़का मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ये लड़की मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर वो लोग पीछे हट जाते हैं और मना कर देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसा घर है, एक ऐसा कहिए कि हॉस्टल है, जहाँ पे लड़का लड़की जाके रहते हैं साथ में और ये देखते हैं कि क्या हम एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं। अगर कंफर्टेबल हैं तो शादी होती है, नहीं कंफर्टेबल है तो नहीं होती है। ठीक, और फिर ये किस, तो इसमें नाम पूछता है। ठीक है, जैसे कि घोटुल, ये घोटुल युवा गृह किस जनजाति के युवा गृह का नाम है? किस जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहते हैं? तो गोंड के जो युवा गृह हैं उसका नाम है घोटुल। ठीक, अब हम इसे याद कैसे किए हैं? तो मैं इसे याद की हूँ, गोंड लोग जो है एक दूसरे का गला घोट देते हैं। मैं ऐसे याद करी हूँ, वैसे ये कोई तरीका नहीं है याद करने का, लेकिन ये जनजाति वाली चीज़ें तो जल्दी याद ही नहीं होती हैं, तो मैंने ऐसे ही याद किया है कि गोंड लोग जो है एक दूसरे का गला घोट देते हैं, घोटुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बात करें गिट्टी ओरा। ये गिट्टी ओरा जो है ना, मुंडा के, हो के और बिरहोर के, इन तीनों के जो युवा गृह हैं उसका नाम गिट्टी ओरा है। ठीक, गिट्टी ओरा। अब देखिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे। हमने इसको याद किया है गिट्टी से। गिट्टी नहीं होता है, घर बनाया जाता है तो गिट्टी सीमेंट सब लगता है, तो मैंने मान लिया इसको गिट्टी और इसको मान लिया है बोरा। गिट्टी किस में भर के आता है? बोरा में भर के आता है, प्लास्टिक के बोरे में। जैसे वो ला के वो लोग तो गिरा देते हैं, लेकिन जो मजदूर उठा उठा के लाते हैं बनाने के लिए, तो वो लोग प्लास्टिक के बोरे में ही तो भर के लाते हैं। तो हमने इसे ऐसे याद कर लिया, गिट्टी बोरा। और उसके बाद से मुंडा यानी कि अपने सिर पे रखते हैं, वो वीर होते हैं यानी कि बहादुर होते हैं, इसीलिए वो पूरा जो है इसको गिट्टी को उठा पाते हैं अपने सिर पे, और वो हो करते हुए इसको लेके घर के अंदर चले जाते हैं, मतलब जहाँ पे भी चीज़ें बन रही हैं। तो मैंने इसे ऐसे याद किया, आप लोग भी याद कर लेंगे आराम से। और रंग भंग है जो, ये भोटिया का है, तो रंग भंग भोटिया करके आप लोग इसे याद कर लेंगे। अब देखिए किचुकी। किचुकी जो है अंगामी नागा के युवा गृह को कहते हैं। तो अंगामी नागा किचुकी ये याद करना तो बहुत ही आसान है। देखिए नागा कहाँ के हैं? तो ये नागा जो है नागालैंड वाले के हैं। और किचुकी पिचुकी ये सब नाम कहाँ रहेगा? उधर के ही तो जगहों पे रहेगा ना, उत्तर पूर्वी राज्यों में ही तो ऐसे नाम रहेंगे, तो इसलिए इसे भी आप याद कर लेंगे। देखिए किचुकी है, चांग है,
और नोक पाते हैं, ये सब उटपटांग जब नाम आने लगे तो इसका मतलब कि ये उत्तरी पूर्वी राज्यों के हैं, सेवन सिस्टर्स के हैं। तो किचुकी, अंगामी नागा याद कर लीजिएगा। और चांग, चांग कियांग, ये सब चाइना के हैं। और जब ये सब शब्द चाइना के हैं तो खासी कहाँ पाई जाती है? चाइना से मतलब ये कहाँ के हैं? मेघालय के। ये मेघालय में पाए जाते हैं। तो मेघालय कहाँ है? चाइना से लगा हुआ ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से चांग म्यांग ये सब जो नाम है तो ये खासी का रहेगा क्योंकि ये मेघालय की है, ठीक। इसे ऐसे याद कर लिए हैं। गारो खासी जयंतिया, ये देखिए खासी भी मेघालय में ही पाई जाती है, गारो भी मेघालय में पाई जाती है। और खासी में जो है ना नोकरेक एक हिमालय है, तो उसी से जोड़ के हमने इसे याद कर लिया है नोक पाते। नोकरेक यानी कि नोक पाते। तो ये गारो का हो गया। तो थोड़ा सा तो आप लोग को भी दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत 1 2 3 बार देखो चीज़ें याद हो जाती हैं, बहुत मेहनत नहीं लगता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो क्वेश्चन अब यहाँ से भी पूछता है कि इनकी जनसंख्या कितनी है। तो हम बताए थे एससी के बारे में कि उनकी जनसंख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है। मैंने क्या बताया था कि उनकी जनसंख्या 20 करोड़ से प्लस है एससी की, लेकिन इनकी कितनी है? ये 10 करोड़ से प्लस है, ठीक है। उनका हम क्या बताए थे कि वो 16.6% पूरे इंडिया में है। ये लोग चूंकि सीधे आधा हैं तो ये जो है 8.6% रहेंगे, ठीक। याद हो रहा है? एससी का 16.6, एसटी का 8.6। अब ये क्वेश्चन का एक और क्या पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जनसंख्या कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लक्षद्वीप में है, ये आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लक्षद्वीप में है और दूसरे नंबर पे मिजोरम में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है और प्रतिशत में भी? तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या और प्रतिशत दोनों है, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का आज का। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी मैं आप लोग को इसके अनुच्छेद भी बताऊंगी और सरकार द्वारा कुछ विशेष जो प्रावधान हैं इनकी मुख्य धारा में लाने के लिए मैं उस पर चर्चा करूंगी। और इनके जो विवाह हैं उसके प्रकार पे कि किस में कौन सा पाया जाता है, उसमें बहुत बताने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, याद ही करना है किस में कौन सा पाया जाता है, तो वो याद करना है। यानी कि अभी भी 3-4 चीज़ें बच रही हैं, उसको कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग का एसटी वाला यानी कि शेड्यूल ट्राइब वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं अपने हिसाब से कोई और टॉपिक लेके आऊँगी, और नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइएगा, हम उस पर तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।